आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे यशपाल जी द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक रचना है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। यशपाल जी जो लखनवी अंदाज लिखे हैं उनकी जो रचना है उनका लिखने का तात्पर्य क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है। लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक रचना है जो पतनशील सामंती वर्ग की झूठी शान और बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। पतनशील का मतलब क्या हो गया, जिनका पतन हो गया, अब वो चीज रह नहीं गया। सामंती वर्ग किसको बोलते हैं? राजा के बाद न सामंत लोग के ही पास उतना धन संपत्ति जमीन सब हुआ करता था, उसे सामंती वर्ग बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, जो पतनशील सामंती वर्ग की झूठी शान और बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। अब वो सब चीज चला गया है। सामंती वर्ग का झूठा शान, पहले तो उन लोगों का शान हुआ करता था, लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं रह गया है, तो वो सब चीज हट गया है, मतलब चला गया है। तो उसी पर लेखक जो है सो कटाक्ष करते हैं। इस कहानी में लेखक ने ऐसे लोगों को दिखाया है जो वास्तविकता से दूर भागते हैं, और मतलब जो अब उनके पास नहीं रह गया है उससे दूर भागते हैं, अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तरह तरह के दिखावे करते। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि नवाब साहब जो है सो कैसे कैसे अपनी झूठी शान लेखक के सामने दिखा रहे हैं। तो पहले हम लोग यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनका जब जीवन परिचय ये सब समझ लेते हैं, लेखक परिचय समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर को करेंगे। जब हम लोग किसी भी लेखक का लेखक परिचय लिखेंगे ना तो उसमें 4 पॉइंट होना जरूरी है। पहला क्या लिखेंगे? जीवन परिचय, मतलब उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर उनकी रचनाएं लिखेंगे, कौन कौन सी उनकी रचना है। फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे, किस चीज पर वो कटाक्ष करते थे, किसकी आलोचना करते थे, विशेषताएं में वो लिखेंगे। भाषा शैली, मतलब उनकी भाषा कैसी थी, ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लेखक के बारे में। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वो जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी मार्मिक दस्तावेज है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता है। ये तो हम लोग देख लिए लेखक परिचय। अब ये लखनवी अंदाज के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में यहाँ है कि किस सेंस में ये लिखते हैं, उनका लिखने का क्या तात्पर्य है। यूं तो यशपाल के लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली की यादी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को आपको समझने में आसानी हो। मुफस्सिल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय स्थान के अगल बगल के स्थान को बोलते हैं मुफस्सिल। पैसेंजर ट्रेन मतलब यात्री गाड़ी को बोलते हैं। उतावली जल्दी, फूंकार करना, तेज आवाज करना। निर्जन खाली को बोलते हैं। बर्थ सीट को बोलते हैं। नवाबी नस्ल का मतलब नवाबों के स्वभाव वाला। शौक करना, आनंद के लिए भोग करना। संकोच शर्म को बोलते हैं। आंखें चुराना, नजरें बचाना। गवार न होना, सहन न होना। मंझले दर्जे, बीच का दर्जा। कनखिया, आंखों के किनारे से देखना। आदाब अर्ज, अभिवादन का एक ढंग। शराफत, सज्जनता। लथेर लेना, सम्मिलित करना। किबला, सम्मान पूर्वक संबोधन। गौर करना, ध्यान देना। शौक फरमाना, आनंद लेना। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। गोद कर, चुभा कर। एहतियात मतलब सावधानी को बोलते। फाके, कटा हुआ टुकड़ा। करीने से मतलब ढंग से, तरीके से।
सुर्खी लाली को बोलते हैं। बुड़कना मतलब छिड़कना। पल्लावित होना, भर आना। रईस अमीर को बोलते हैं। वल्लाह सचमुच, खुदा कसम जो होता है उसे वल्लाह बोलते हैं। तलब महसूस होना, इच्छा होना। पनियाती, मुंह में पानी आना। मेदा पाचन शक्ति को बोलते हैं। सतृष्ण, प्यासी को बोलते हैं। निभाना, निभाना। पलके मुनना, आंखें बंद होना। रसास्वादन, रस का स्वाद लेना। गुलाबी आंखें, अभिमान से भरी नजरें। तस्लीम, सम्मान को बोलते हैं। सिर खम करना मतलब सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता को बोलते हैं। नफासत, स्वच्छता को बोलते हैं। नजाकत, कोमलता को बोलते हैं। नामुराद, अभागा जिसकी इच्छा पूरी न हो। ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र को बोलते हैं। नफीस, बढ़िया को बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई न दे उसे अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। यशपाल जी क्या बोल रहे हैं? मुफस्सिल की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चलने को, मुफस्सिल मतलब उनके जहाँ वो रहते थे उनके अगल बगल के स्थान से, मतलब वो ट्रेन स्टेशन था जहाँ से वो ट्रेन खुलती थी, वो यात्री गाड़ी थी और उतावली हो रही थी मतलब जल्दी में थी, फुकार मार रही थी मतलब अपना सीटी जो देती है ना ट्रेन का जो आवाज जो होता है, तो वो उसके बारे में बोल रहे हैं। सेकेंड, आराम से अगर सेकेंड क्लास में जाने के लिए वो क्या होता है ना, सेकेंड क्लास का टिकट जो होता है उसमें पैसा अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था इसलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी लिखने के लिए संबंध में सोचे कि अगर बैठेंगे एकांत में रहेंगे तो कुछ नई कहानी उनके माइंड में आएगा और खिड़की से भी प्राकृतिक दृश्य देखते हुए मतलब ये सब जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं टिकट जो है सो सेकेंड क्लास का ही ले लेते हैं। फिर भी गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पे लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चितवन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने का संकोच में हो। अब क्या होता है, लेखक क्या बोलते हैं कि वो गाड़ी मतलब अब छूटने खुलने ही वाली थी कि वो जल्दी से क्या होता है दौड़ के उसमें चढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये डब्बा छोट मतलब कम ही लोग इसमें बैठे होंगे, तो अचानक से डब्बे में जब घुसते हैं तो देखते हैं क्या, एक बर्थ पे लखनवी नवाब, मतलब लखनऊ में पहले नवाब लोग ज़्यादा रहते थे ना, तो उस नस्ल के उन्हें देखने से ही ऐसा लगा कि सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद वगैरह अच्छा कपड़ा पहने हुए एक सज्जन जो है सब पलथी मार के बर्थ पर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिया रखा हुआ था और तौलिया पर क्या था ना, ताज़ा ताज़ा खीरा रखा हुआ था। जैसे डब्बा में यशपाल जी कूदते हैं मतलब अचानक से घुसते हैं, तो सज्जन जो बैठा हुआ था उसकी आंखों में थोड़ा सा चिंता नजर उन्हें दिखाई दिया। उन्हें लगा कि लेखक ऐसा सोचने लगे कहीं ये भी तो नहीं है बैठा हुआ है कि कुछ कहानी वहानी लिखे, इस तरह से सोच नहीं वो बैठा हुआ है, तो ऐसा लेखक सोचे। या फिर उनको लगा कि ऐसा तो नहीं, मतलब ये खीरे जैसे मतलब खीरा अपने तौलिया पर रखे हैं तो थोड़ा उनको शर्म जैसा लग रहा हो या संकोच हुआ हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा असंतोष उनको लगा कि उस नवाब में उन्हें असंतोष का भावना दिखाई दिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आज सम्मान से आंखें चुरा ली। अब नवाब साहब जो है सो मतलब संगति मतलब उनसे मिलना उलना नहीं चाहे, तो लेखक भी क्या किए उनके सामने के बर्थ पर चुपचाप आंखें चुरा के वो भी बैठ जाते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब वो अकेले बैठे ही थे कि वो अपना कल्पना करने की उनकी पुरानी आदत है, तो नवाब साहब को असुविधा और संकोच के कारण वो अपना अनुमान कर रहे थे कि लगता है नवाब साहब जो है सो अकेले यात्रा करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो भी सेकेंड क्लास का टिकट लिया होगा। और कि वो लोग तो नवाब थे, उन लोगों को तो लगता था कि भाई वो लोग तो सेकेंड क्लास में, कि वो लोग तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले हैं, लेकिन वो सेकेंड क्लास में कर रहे थे, तो इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था
जो लेखक जो है सो उन्हें ऐसा न समझे कि वो शहर का कोई सफ़ेद कुछ उन्हें मंजिल दर्जे में सफ़र करता उन्हें देखे, नवाब साहब को देखे, अरे अब नवाब साहब सेकेंड क्लास में सफ़र कर रहा है तो इसलिए थोड़ा वो आँख चुरा रहे होंगे, तो लेखक को ऐसा लगा। या तो ये भी सोचने लगे लेखक कि उनको ऐसा हो रहा होगा कि इनके सामने अब हम खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। अब लेखक जो थे सो कनखियों से नवाब साहब को देखे जा रहे थे और उन पर गौर फरमा रहे थे कि नवाब साहब कर क्या रहे हैं। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब इतने में क्या होता है, नवाब साहब जो है लेखक को संबोधन करते हैं, आदाब अर्ज करते हैं। आदाब अर्ज का मतलब अभिवादन का एक ढंग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नमस्ते बोलते हैं, उससे ही वो नवाब जो है सो आदाब अर्ज बोलते हैं। और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खीरा खाएंगे, कहने का सो मतलब है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब का जो था ना लेखक का भाव, वो तुरंत समझ गए कि वो लेखक जो है सो नहीं खाना चाहते हैं, तो अपना वो शराफत बनाने रखने के लिए तो पूछ लिए थे। तो भाई उन्हें लग रहा था कि हमारा जो हमने पूछे तो उसमें भी वो खाने के साथ में चाह रहे थे कि लेखक को भी अपने साथ मतलब हम ले लेते हैं, लेखक के साथ मिल के खाएंगे, लेकिन लेखक ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो और इस पर लेखक क्या बोलते हैं, शुक्रिया, मतलब इस बात के लिए वो धन्यवाद करते हैं नवाब साहब को कि आप तब किबला मतलब आप अकेले मतलब इसको खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा, गौर किया, दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरे के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब लेखक देख रहे हैं कि ये नवाब जो है सो क्या कर रहा है, तो नवाब साहब जो है सो क्या करते हैं ना, खिड़की से बाहर देखते हैं और क्या करते हैं, तौलिया मतलब खीरा को लेते हैं, फिर उसको तौलिया से खीरे के नीचे रखा तौलिया, खीरे के नीचे जो रखा तौलिया है उसको झाड़ कर सामने बिछा लेते हैं। सीट के नीचे लोटा रखा होता है उसमें से पानी लेकर खिड़की से बाहर धोते हैं और फिर तौलिया से पोंछ लेते हैं, फिर चाकू निकालते हैं, फिर खीरे के दोनों साइड हैं और उसका गोद कर झाग निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं करने से क्या होता है ना, खीरा खाने पर ना कड़वा लगता है, तो ऐसा कर लेने से क्या होता है ना, खीरा का कड़वापन निकल जाता है। फिर खीरों को क्या करते हैं, बहुत एहतियात से मतलब बड़ी सावधानी से उसे छीलते हैं और एकदम फांकों को मतलब तरीका से खीरा को काटते हैं और फिर उसको तौलिया पर सजा कर रखते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की एक पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। और क्या करते हैं, लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं ना, वो क्या करते हैं, जीरा मिला नमक और उसमें पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च का एक पुड़िया रखते हैं, जो खीरा खरीदते हैं ना उस ग्राहक को खीरे के साथ में वो देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च के सुर्खी बुड़क दी, मतलब उस पर पाउडर डाल दिए खीरा पर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबरों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा था। अब लेखक देख रहे थे, अब उनको ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब जो है सो खीरा खाने के लिए थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे और उनको ऐसा लेखक को लग रहा था कि उनको खीरा खाने के लिए उनके मुंह में अब पानी भी आ रहा था, मतलब उसका स्वाद लेने के लिए वो उत्सुक हो रहे थे खीरा खाने के लिए। हम कनखियों से देख सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक जो है सो नवाब को कनखियों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि मियाँ जो है सो रईस बनने का कोशिश करते हैं लेकिन है तो रईस नहीं, और क्या करते हैं, सबको नज़रों से बचते भी हैं लेकिन वो अपने असलियत पर उतर आते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल आदमी की तरह है वो वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसे दिखा कैसे रहें कि जैसे कि वो कहीं के नवाब हो, मतलब रईस हो। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, मतलब वल्लाह मतलब अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि शौक कीजिए, आप भी खाइए, ये लखनऊ का बहुत अच्छा खीरा है।
नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेखक देख रहे हैं कि खीरा पे नमक मिर्च जो है सो डाले हुए थे नवाब साहब, तो लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में तो मना कर दिए थे ना, इसलिए क्या कर रहे थे अब अभी भी वो देखकर उनके मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन वो पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब लेखक को लगा कि भाई अब कैसे हम बोले कि हाँ मुझे भी चाहिए, तो सोचे कि अपना आत्मसम्मान तो बचाना ही चाहिए। उत्तर दिया, शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। लेखक क्या कह रहे हैं कि आप जो हमें मतलब आग्रह कर रहे हैं इसके लिए शुक्रिया, लेकिन इस समय मुझे खाने की इच्छा नहीं महसूस हो रही है, तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। और बोल रहे हैं कि उनका जो पाचन शक्ति है थोड़ा कमजोर है, सो इसके लिए आप अकेले ही शौक फरमाए, मतलब आप अकेले ही खा लें। नवाब साहब ने सतीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। अब नवाब साहब क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी प्यासी आंख से उन्हें लग रहा था कि खीरा को खाएं कि नहीं, खीरा खाने के लिए थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे। फिर क्या करते हैं, खीरे को बहुत गौर से देखते हैं, फिर खिड़की से बाहर देखते हैं, फिर खीरे को क्या करते हैं, उसको अपने होठों तक ले जाते हैं और फांक को क्या करते हैं, सूंघते हैं। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद स्वाद के आनंद में क्या होता है ना, नवाब साहब की पलकें मूंद गई। तब उन्हें खाने की अंदर से इच्छा जग रही थी। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब क्या किया, उनके मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन अपना नवाबी दिखाने के लिए क्या करे थे, खिड़की नाक के पास खीरे के टुकड़ा को ले जाते थे और सूंघ लेते थे और खिड़की से एक एक टुकड़ा को फेंक देते थे, मतलब अपने वासना से ही वो क्या कर रहे थे ना, खीरा का स्वाद ले रहे थे, मतलब उसके सुगंध से। और बाद बाकी क्या करते थे, खीरा को सूंघ लेते थे और खिड़की से बाहर वो फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। अब नवाब साहब क्या करते हैं, खिड़की से सभी फांकों को फेंक देते हैं और तौलिया से अपना हाथ और मुंह पोंछ लेते हैं और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। और गर्व से गुलाबी आंखों से मतलब घमंड से, अभिमान से भरी नजरों से लेखक की तरफ देखते हैं और ऐसे मतलब जता रहे हो मानो कि हम रईस हैं, हम रईसों का ये तरीका है, हम लोग जो अच्छा होता है उसको खाते हैं, अच्छा नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं। तो मतलब अपना वो क्या रईस का जो खानदानी तरीका वो मतलब लेखक को दिखा रहे थे कि हम लोग नवाब हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब क्या किए, जब बैठे ही थे ट्रेन में तभी से वो खीरे की तैयारी में लग गए थे ना, इस तरह से तैयार किए और उसके बाद सारे खीरे को फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, थक कर क्या करते हैं, वो लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर देना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब वे क्या कर रहे हैं, शिष्टता से, स्वच्छता और कोमलता से सबसे अपने क्या करते हैं, सिर को झुका लेते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। हम गौर कर रहे थे, लेखक गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। अब लेखक सोच रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि खीरा का मतलब सुगंध और से ही स्वाद मतलब ले लिया जाए और इससे आदमी को संतुष्टि मिल जाए। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है कि जो लोगों को दिखाई भी नहीं दे, सुगंध से ही क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी उधर मतलब पेट की तृप्ति पूरी हो जाए, भूख चली जाती है, कोई ऐसा भी तरीका है क्या, लेखक सोच रहे थे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब नवाब साहब जो खीरा तो खाए नहीं थे, फिर भी ऐसे मतलब दिखा रहे थे कि उनका पेट जो है सो कितना भरा हुआ है, डकार शब्द सुनाई दिया और लेखक की तरफ देखकर क्या बोलते हैं, खीरा जो लजीज होता है मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन शकील नामुराद मैदे
पर बोझ डाल देता है, मतलब कहता है क्या, लेकिन क्या होता है ना, खीरा तो बहुत अच्छा है लेकिन पाचन शक्ति पर क्या होता है ना, बोझ डाल देता है, मतलब पचने में दिक्कत होता है। ज्ञान चक्षु खुल गया, मतलब ज्ञान खुल गया, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब उन्होंने अब कहानी जो है सो लेखक को है उसी समय न कहानी समझ में आ गया कि उन्हें क्या लिखना है, उनके दिमाग में आ गया किसी नवाब पर वो कोई लेख लिख डालेंगे। उनका मतलब ज्ञान चक्षु खुल गया कि उन्हें अब क्या लिखना है। ट्रेन में तो इसीलिए सेकंड क्लास में वो सफ़र कर रहे थे ना, कि बैठेंगे तो आराम से बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे तो कुछ सोचेंगे समझेंगे तो उन्हें कुछ कहानी का आइडिया आ जाएगा। तब जब सफ़र ख़त्म होता है इस तरह से नवाब साहब को देखते हैं ये सब हरकत करते हुए, तब लेखक के समझ में आ जाता है कि उन्हें अब क्या लिखना है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक को लग रहा है कि खीरे की सुगंध से, खीरा तो खाए नहीं थे नवाब साहब, अगर खीरे की सुगंध से स्वाद भी आ जाए और उसके कल्पना से पेट भी भर जाए और डकार भी आ सकता है, तो भाई किसी कहानी को लिखने के लिए कोई ज़रूरी थोड़े कि कोई विचार, घटना या पात्रों को आना ज़रूरी, कोई ऐसा बात तो नहीं है। तो उनको समझ में आ जाता है कि अब उन्हें क्या लिखना है। इस प्रकार ये लखनवी अंदाज जो है सो यहीं पर समाप्त होता है। पहला पॉइंट क्या होगा, कहानी का सार का सेकेंड क्लास में रेल यात्रा। दूसरा क्या होगा, खीरे का काटना। तीसरा क्या होगा, लेखक से नवाब साहब का पूछना। चौथा पॉइंट क्या होगा, खीरे सूंघ कर फेंकना। पांचवा पॉइंट क्या होगा, नवाबी पन। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।